जय गुरु जी, नमस्कार। क्या आपको मालूम है गुरु जी का जो सबसे ब्लेस्ड दिन है वो महाशिवरात्रि का दिन है। 18 फरवरी 2023 यानी कि अगले महीने महाशिवरात्रि आ रही है। आप सब तैयारी कर लीजिए, पहले तैयारी कीजिए इंडिया में या अब्रॉड, तैयारी पहले आप कीजिए बड़े मंदिर आने की। अगर बड़े मंदिर नहीं आ सकते हैं तो अपने आसपास के मंदिर में जाइएगा। बहुत ही ब्लेस्ड दिन है ये, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड। गुरुजी अगर सबसे ज़्यादा संगत को ब्लेस करते हैं वो महाशिवरात्रि वाले दिन करते हैं, अपने बर्थडे से भी ज़्यादा। आई एम टेलिंग यू दिस, जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं, गुरुजी की कृपा अपनी हर संगत पर इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन ज़रूर बरसती ही बरसती है। मतलब उनकी विश जो भी होती है, जो भी गुरुजी से बात करते हैं संगत, तो गुरुजी उसकी मनोकामना इस दिन ज़रूर पूरी करते हैं। पहले आप कोशिश करना बड़े मंदिर आने की, क्योंकि वहाँ की बात ही अलग है। और अगर नहीं आ सके तो फिर आप घर पे सत्संग वगैरह करेंगे, उसके बारे में हम और बात करेंगे आगे। अभी दिन है, 1 महीना है, बट आप तैयारी कर लीजिए। जो बाहर रहते हैं, स्पेशली दिल्ली से बाहर रहते हैं, आप लोग तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए उस दिन आने की। दिल्ली अपना टाइम निकालिए, किसी तरीके से एक दिन के लिए आइए, तो यू विल बी ब्लेस्ड बाय गुरु जी। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी आपको। आज का सत्संग भी कुछ इसी से जुड़ा है, श्वेता आंटी ने भेजा है। तो सत्संग हम सुनते हैं महाशिवरात्रि से, गुरुजी से ओम दर्शन, टेलीपैथी गुरुजी ने करी, सो मेनी थिंग्स इन द सत्संग। बहुत अच्छा सत्संग है, श्वेता आंटी ने भेजा है, आइए सुनते हैं। जय गुरु जी, पंजाब से भेजा है। जय गुरु जी। राणा गुरु जी, जय गुरु जी नितिन अंकल जी। गुरु जी के बारे में मुझे आई थिंक 5 इयर्स पहले कुछ नहीं पता था, स्वरूप भी शायद कहीं देखा था। फर्स्ट टाइम गुरु जी के बारे में मैंने अपने मामा जी के घर पर सुना था। वहाँ गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और मैं गुरु जी के स्वरूप को देख रही थी, तो मामा जी ने अचानक कहा ये साक्षात भोले बाबा हैं। मुझे बहुत सरप्राइज फील हुआ, क्योंकि मामा जी ऐसे कभी किसी गुरुजी को मतलब ट्रस्ट करते नहीं, मतलब एक तो लगा नहीं कि मामा जी भी कभी इंसान रूप में गुरुजी को मानेंगे, उनको भोले बाबा कहेंगे साक्षात। तो सरप्राइज हुआ काफ़ी। 2-3 मंथ के बाद उन्हीं मामा जी के घर पर सत्संग हुआ। मामी जी ने बुलाया बड़ी खुशी से कि हमारे घर पर सत्संग है, सब आना। तो वो सत्संग मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, गुरु जी का सत्संग। वहाँ बहुत सुंदर फ्लावर्स की डेकोरेशन थी स्टेयर्स पर घर में, और जैसे गुरु जी की गद्दी होती है और चरण स्वरूप, सब कुछ जैसे गुरु जी के सत्संग में होता है, बहुत डिसिप्लिन में सब कुछ वैसे ही था। और बहुत अच्छा जो लग रहा था वो गुरु जी के वहाँ संगत के मन में जो गुरु जी के लिए प्रेम था, विश्वास था, सेवा भावना थी। बहुत अच्छा लग रहा था वो सब देखकर। तो वहाँ मन में मैंने गुरुजी से जब ये सब देखा, सत्संग में इतना गुरुजी के लिए प्यार है कि हाँ गुरुजी को सब इतना मानते हैं, पर मैं तो नहीं मानती थी, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप कुछ हो ना, अगर आपको ये शक्ति हो तो आप मेरी लाइफ फिनिश कर दो या चेंज कर दो, आइदर चेंज इट और फिनिश इट और चेंज इट। तो बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी के आगे मैंने टोटल सरेंडर कर दिया, गुरुजी ने सरेंडर करा लिया था। फिर जब भी मौका लगता था तो मैं गुरुजी के वीडियोस देखती थी, जब वो चोले में थे वो वाली वीडियोस, और थोड़े थोड़े सत्संग भी सुन लिए थे कभी। और गुरुजी से सवाल करती थी क्या ये सब सच है जो सत्संग में सुनती थी उन सब के बारे में। और लाइफ में काफ़ी उथल पुथल सी मची हुई थी, जीने का मन नहीं करता था। और इन नवंबर 2019 मैं मदर के साथ, अपनी मदर के साथ बड़े मंदिर गई थी। दैट विजिट वाज ड्यूरिंग माय बैड टाइम ऑफ लाइफ एंड मैं कुछ सोचते हुए वहाँ पे एंटर कर रही थी कि लोग कितना झूठ में रहते हैं, पॉलिटिक्स होती है, कैसे किस टाइप के लोग क्यों करते हैं ऐसा, क्या ये सब। तो जब मैंने मंदिर में एंटर किया, गुरुजी का स्वरूप जो लगा हुआ था बड़ा सा, वहाँ फेस पे जो उनके मेरे नज़र पड़ी, तो गुरुजी का स्वरूप में उनका फेस पे भी वही एक्सप्रेशन थे जो मेरे एक्सप्रेशन थे, वो डीप थिंकिंग में सोचते हुए। तो मुझे लगा कि गुरुजी भी सेम ऐसा ही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रही हूँ, मतलब उनको सब पता होता है पहले से। फिर वहाँ चाय प्रसाद के टाइम पर गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि अंदर ही अंदर जैसे जवाब मिल गया कि अब मुझे क्या डिसीज़न लेना है, क्या होगा आगे लाइफ में। और वहाँ से पॉकेट स्वरूप मिला जो हमेशा मेरे पास रहता है।
मेरा एक बेटा है जो अब 9 इयर्स का है और मुझे गुरुजी ने एक डॉटर ब्लेस की है। ब्लेसिंग के रूप में दिया गुरुजी ने मुझे डॉटर को। अभी मेरी डॉटर 2 दिसंबर को 1 ईयर की होगी। और मेरा बेटा जब 5 इयर्स का था तो मुझे लगता था कि उसे एक सिबलिंग की ज़रूरत है जिसके साथ वो घर में हमेशा खेल सके। पर मेरे अंकल को लगता था, मेरे हस्बैंड को लगता था कि एक ही बहुत है, पता नहीं दूसरे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल होगी। और मेरा बेटा भी बहुत लोनली फील करता था, मुझे भी घर पर सैड फील होता था। और गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी काफ़ी मतलब लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं लगती थी, सैडनेस ज़्यादा लगती थी। और इसी तरफ मेरा ध्यान रहता था कि नहीं जीने का मन करता गुरुजी। तो इन 2020 मुझे ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हुआ। तब लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि अब बता जीना है या ऐसे मरना है। देन आई फेल्ट नो गुरुजी, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं मरना। और फिर मैंने लाइफ में जीने की तरफ फोकस किया। और मेरे अंकल ने भी मेरा खूब ध्यान रखा, मेरे हस्बैंड काफ़ी ध्यान रखते थे, और जिससे कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं। तब लॉकडाउन का टाइम था उसी ईयर में, इन जनवरी 2020 मैं और मेरे अंकल, मेरा बड़ा वाला बेटा, हम बड़े मंदिर गए थे। वहाँ गुरुजी का एक येलो चोले में मुझे स्वरूप मिला था जो हमारे घर में ऐसी जगह लगा है कि मानो गुरुजी पूरे घर में गुरुजी की दिव्य नज़र है जैसे। और गुरुजी के वचन आते थे फ़ोन पर मैसेज में, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि तुझे अपनी तरफ से एक ही काम करना है कि तुझे खुश रहना आना चाहिए, खुश रहना है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, तेरे चिंता करने से कुछ होगा नहीं होगा ना। समझ आता है कि हाँ गुरुजी हम चिंता करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है आप ही ने करना है। धीरे धीरे ये चीज़ें भी समझ आई। मेरे अंकल भी पहले गुरुजी को नहीं मानते थे, मतलब कि हमें उनकी दिव्यता के बारे में नहीं इतना पता था। और घर में गुरुजी के सत्संग इतने ही देखे थे, एक वो सत्संग देखा था, और फिर घर पे ही मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। हर सत्संग में कुछ ना कुछ ऐसा होता था, बहुत प्यारा लगता था हर सत्संग। और अपने आसपास भी सब अच्छा लगने लगता था सत्संग सुन के। मैं लगभग रोज़ सत्संग सुनती थी और लगता था कि मैं भी अपना कभी सत्संग को शेयर करूँगी। और पर वो क्या होगा ये नहीं पता था। गुरुजी का स्वरूप को देखकर एक बार मैंने कुछ पूछ रही थी मैं उनसे ना, किसी बारे में सवाल करके, कि जैसे मैं उनसे लड़ रही हूँ कि कुछ मन में चल रहा था, और वो डिस्कस करके मैं उठ के चली गई। और मेरे मन में चलने से रिलेटेड एक बात आई, और वो जो मैं सोच रही थी, सवाल कर रही थी, उसी से रिलेटेड जवाब था वो। और आई वॉज शॉक्ड कि मुझे लगा कि साक्षात गुरुजी ने जवाब दिया है। तो फिर मैंने सत्संग में पहले कभी सुना था कि गुरुजी टेलीपैथी से आंसर करते हैं, तो वो लगा कि हाँ यही तो टेलीपैथी है। गुरुजी ने जो भी मेरे मन में चल रहा था उसका जवाब दिया, और अंदर ही अंदर गुरुजी ने काफ़ी बातों का जवाब देने लगे। मतलब ऐसी बातें दिमाग में आने लगी जो पहले कभी नहीं आती थी। जहाँ मैं नेगेटिविटी में रहती थी, या मैंने कभी सोचा था कि हाँ, बहुत पहले में भी जहाँ मैं सोचती थी कि आई हैव लॉस्ट समथिंग, बट वहाँ पे गुरुजी ने एहसास कराया कि मेरा फोकस तो लॉस्ट की तरफ था। एक्चुअली कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा बहुत अच्छा वाला खुलता है, बट हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो ऐसा सही कुछ गुरुजी ने माइंड में किया क्लियर। तो अच्छा लगा कि हाँ, मैं शायद नेगेटिव सोच रही थी, और गुरुजी से कनेक्शन जुड़ गया। पर फिर भी मैं गुरुजी से सवाल करती थी उनके बारे में। और फिर मैंने उनके स्वरूप के आगे खड़े होकर कहा कि मुझे ये तो पता लग गया गुरुजी कि आप हो, आपकी शक्ति है, पर क्योंकि मुझे जिस तरह सवालों के जवाब मिल रहे थे तो मुझे लगा कि हाँ आप हो, पर क्या आप शिव जी हो? काश ये भी आप बता देते। और संगत जी, कुछ दिन बाद शिवरात्रि आई और मैंने मॉर्निंग में जल चढ़ाया वहाँ मंदिर में भी। मैं गुरुजी को याद कर रही थी, और शाम को घर पर मैंने रोटी बनाई, और रोटी बनाकर जब मैं बैठी तो मेरी नज़र सूट पर पड़ी, और मुझे लगा कि आटे से तो ओम बना हुआ लग रहा है। मैंने अपने अंकल को दिखाया,
वहाँ मेरी ननद की बेटी आई थी, उसने भी कहा हाँ मामी ये तो ओम लग रहा है। सबको ओम लग रहा था और मुझे लगा कि अगले दिन समझ में आया कि ये तो गुरुजी ने शायद उसी बात का जवाब दिया है कि मैं उनसे पूछ रही थी कि कि आप शिव जी हो, इस बात का एहसास कराओ। तो गुरुजी ने शिवरात्रि वाले दिन ही दर्शन ओम के इस तरह से देकर कि सूट पे कैसे ओम आटे से बन सकता है, एहसास करा दिया। इतने भोले हैं गुरुजी, तो भोले बाबा ही कर सकते हैं ऐसा। और गुरुजी कितना कुछ करते हैं अपनी संगत के लिए, संगत को विश्वास दिलाने के लिए, संगत को उतारने के लिए। इससे पहले मैंने ओम दर्शन अपनी मदर के घर पर कड़ा प्रसाद में देखे थे। वो भी मेरी मामी जी ने दिखाया कि आओ देखो ओम दर्शन गुरुजी ने प्रसाद ब्लेस कर दिया। तो वहाँ ओम दर्शन पहले देखे थे। और दूसरी बार मैंने अपनी नानी के घर में उनकी एनिवर्सरी का सत्संग था, वो अटेंड किया था। और वहाँ से जब मुझे कड़ा प्रसाद मिला, पैक जो प्लास्टिक पैक था, तो वो जैसे भाप से ओम बन गया था। उसमें जब घर पर मैंने गुरुजी का वो ओम देखा तो बहुत ही अच्छा लगा था। उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे काफ़ी ब्लेस किया था। 2 मार्च 2021 मैंने नानी की एनिवर्सरी पर जो सत्संग था उसमें गुरुजी ने मुझे काफ़ी ब्लेस किया। और जब मैं घर पर सत्संग सुनती थी ना, तो मैं सुनती थी कि अमृत वर्षा के बारे में। तो मुझे नहीं पता था कि अमृत वर्षा क्या होती है। मुझे लगता था कि अमृत वर्षा जैसे हम लोग कथा में पंडित जी को देखते हैं, कथा के बाद जल छिड़कते हैं ना, वो मुझे लगता था वो ही अमृत वर्षा होती है। और मैंने पहले तो कुछ समझ नहीं आता था, पर वो जो सत्संग के लिए इनवाइट आया था ना, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी अमृत वर्षा देखनी है। उस सत्संग में फिर आरती के बाद जब बैठते हैं तो वहाँ मैं खड़ी रह गई, मुझे जगह नहीं मिली। मैं देख रही थी, मेरे मामा जी ने कहा तुझे जगह नहीं मिली तो यहाँ बैठ जा। वो गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने था, उनकी गद्दी के सामने था। मैंने कहा मामा जी मुझे तो बहुत अच्छी जगह मिल गई। और फिर संगत आंटी जी एक जल बांटने के लिए उन्होंने उठाया गुरुजी के गद्दी के साथ से, और दूसरी संगत को वो एक बर्तन में जल डाल के दे रही थी, जो सारी संगत में जल प्रसाद बांटते हैं, इसलिए वो डाल रही थी। तो मैं वहीं बैठी थी और जब वो आंटी जल प्रसाद को डाल रही थी ना, तो वो काफ़ी सारा जल मेरे ऊपर गिर गया। और मैंने मन में कहा गुरुजी आपने मुझे अमृत वर्षा दिखा दी, शुक्राना। वही है ना, हम जिस रूप में गुरु भगवान को मानते हैं ना, या जैसा हम सोचते हैं भगवान उसी रूप में हमें दर्शन भी दे देते हैं। उनको लगा था ना मैं वो मान रही हूँ, तो उन्होंने उसी रूप में मुझे दर्शन कराए, अमृत वर्षा दिखाई। बाद में मुझे लगा कि हाँ उनके पता चला कि हाँ उनके स्वरूप में से शहद वर्षा या जल वर्षा होती है, वो बाद में पता चला। पर जो मन में था वैसा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, शुक्राना गुरुजी। और घर आकर मैंने कड़ा प्रसाद में देखा तो ओम दर्शन थे, तो मुझे बहुत रोना भी आया खुशी से कि गुरुजी ने कितना गुरुजी रहमत करने वाले होते हैं। और 11 मार्च की शिवरात्रि थी, जैसा मैंने अभी बताया कि सूट पर भी ओम दर्शन हुए थे, जिसमें गुरुजी ने एहसास कराया कि हाँ वो शिव भगवान हैं। और लगभग फिर रोटी में रोज़ ओम दर्शन होने लगे। मैं सोचती थी कि शायद वहम है, या रोज़ अलग अलग तरह के जो ओम दर्शन थे बड़े सुंदर होते थे, कभी छोटे बड़े प्रॉपर ओम। सारी फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करके रखी हैं फ़ोन में, और वो देख के बड़ी तसल्ली होती है कि हाँ गुरुजी साथ हैं, गुरुजी ब्लेस करते हैं। और एक बार मैंने गोलगप्पे बनाए, तो जब क्योंकि रोटी के ओम में मैं कभी फिर भी गुरुजी से कहती थी गुरुजी वहम तो नहीं है। फिर एक बार गोलगप्पे बनाते हुए एक गोलगप्पा थोड़ा लगा कि जल गया, वो मैंने साइड पे रख दिया। सारे एकदम अच्छे थे, एक में लगा कि ये थोड़ा सा इसमें काला लग रहा है मुझे, वो मैंने साइड पे रख दिया। और फिर जब मैं उसको तोड़ने लगी थी कि ये थोड़ा सा ही ब्लैक पार्ट हटा देती हूँ, एकदम मेरा ध्यान गया उसमें कि ये कितना सुंदर ओम बना हुआ है, कितना प्रॉपर। गोलगप्पे में ओम कैसे बन सकता है संगत जी। वो देखकर भी मुझे बहुत रोना आया था, और मैंने गुरुजी से कह दिया कि बस गुरुजी अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगी कि ओम दर्शन ये सच में है या मेरा वहम है या जो भी। अब कोई डिमांड नहीं करूँगी कि आप मुझे अपने होने के सबूत दो। ये हम नादान है ना, क्योंकि हम ऐसे सवाल भी करते हैं गुरुजी से। तो शुक्राना गुरुजी आपने इतना ब्लेस किया। तब फिर मैंने कहा नहीं अब और
मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी। और मुझे लगा था कि अब मेरा सत्संग यही होगा शायद, कि मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। और फिर मुझे पता चला था कि अपने आप प्रेगनेंसी का, तो मुझे लगा था यहीं तक मेरा सत्संग होगा और मैं यही सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने ओम दर्शन करा के कितना मुझे अपने होने की अनुभूति कराई। और मुझे नहीं पता था कि जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, बर्थ हो जाएगा डॉटर का, तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने कितना बड़ा सत्संग मुझे दिया है। कैसे गुरुजी ने, एक भजन है ना कि सानू पता बदल तू सकता है साढ़े मत्थे दियां लकीरां नू, तो गुरुजी ने मत्थे दियां लकीरां बदल के गुरुजी ने जैसे डॉटर ब्लेस की है। जब मुझे पता चला था कि हाँ कोई गुड न्यूज़ है, तब मुझे अपना एक ऐसा फील हुआ था कि हाँ गुरुजी ने कुछ ब्लेस किया है। और मैंने अपने अंकल को बताया, पर मैंने और कोई शेयर नहीं किया था कुछ किसी से, क्योंकि थोड़ा और लगता है, पता नहीं था, लेकिन लग गया था कि गुरुजी ने कुछ स्पेशल ब्लेस ज़रूर किया है। गुरुजी ने, क्योंकि स्पेशल ब्लेसिंग की ज़रूरत थी। और डिलीवरी के बाद पता चला कि क्या गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी अब ध्यान से सुनना कि जब 2 दिसंबर को मेरी डॉटर पैदा हुई थी आफ्टरनून में, और मेरी गायनी जो बड़े बेटे के टाइम थी वही गायनी डॉटर के टाइम पे थी। और जब मेरा रूटीन चेकअप उन्हीं से होता था, एक बार उन्होंने बोला स्टार्टिंग में ही कि मदर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। ओ पता नहीं, मैंने इसको वो इंजेक्शन आफ्टर जो बड़ा बेटा हुआ था उसके बाद वो इंजेक्शन लगाया है या नहीं लगाया। तो आप अभी ब्लड टेस्ट करवाओ और ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि इंजेक्शन लगा है या नहीं। ब्लड टेस्ट हुआ तो वो एक आईडीटी करके टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट, वो नेगेटिव आया। तब उन गायनी ने बोला कि या तो मैंने इंजेक्शन लगा दिया या तो ये बेबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, तो सब चलो ठीक है। और अदरवाइज संगत जी जब उन्होंने बोला था कि ये टेस्ट करना पड़ेगा और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने इस रिगार्डिंग यूट्यूब पर वीडियोस देखी, सर्च की कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, फादर का पॉजिटिव हो और बेबी पॉजिटिव ब्लड का हो जाए, तो उसके बाद में एक एंटीडी इंजेक्शन होता है जो लगना बहुत कंपलसरी होता है। अदरवाइज सेकंड बेबी भी अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो इनवॉर्म भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अब मेरे को बड़ा वो लगा कि शायद से पता नहीं क्या होगा, बेबी कंटिन्यू होगा नहीं होगा। बट जब नेगेटिव रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने बोला कि ये सिचुएशन है, या तो लगा दिया इंजेक्शन या नेगेटिव है, और ये बर्थ के बाद पता चलेगा बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही। हर बार जो भी टेस्ट होते थे सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह में। और बीच में थोड़ा सा वेट लॉस हुआ था 8 मंथ में, फिर बाद में भी सब ठीक था। अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने भी बोला बहुत सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन जो भी आपके आसपास किसी और का मैंने अल्ट्रासाउंड किया है उनका नहीं मुझे इतना ग्रोथ में उनकी कमी लगी। एंड मैंने कहा कि आई विश उनका भी अच्छा ही हो जाए। तो अब मेरा सब अच्छा ही बताया। और जब मैंने अपनी गायनी को बोला तो शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज स्टिल सेइंग कि आप जो डिलीवरी टाइम है 37 वीक्स होते ही आपको डिलीवरी करा लेनी चाहिए। अदरवाइज वो कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रही थी कि जिसमें बेबी के सर्वाइविंग के ना डिफ़िकल्टी बता रही थी। तो मुझे लगा जब अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर अच्छा बता रहे हैं, ये फिर भी ऐसा कह रही हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मेरी डॉटर हुई तो हमने उनके अकॉर्डिंग 37 वीक कंप्लीट होने पर मैच्योर हो जाता है बेबी, तो हमने डिलीवरी के लिए हाँ कर दिया। और 2 दिसंबर डिसाइड करके डिलीवरी हुई। आफ्टरनून में हुई थी डिलीवरी। और 5 को मुझे छुट्टी मिल गई लेकिन बेबी को नहीं मिली। 2 की नाइट को बेबी को उन्होंने हमें दिया, रात को बेबी हमारे पास रही थी। मॉर्निंग में फिर उन्होंने चेंज करेंगे हम और ड्रेस वगैरह दे दो ये बोलकर उन्होंने नर्सरी में लिया।
फिर जब हस्बैंड लेने गए कि अब चेंज कर दिया होगा तो अब हम ले जाएं, तो उन्होंने बोला नहीं, आप इसका बॉडी पे देखो, येलो येलो कितने पार्ट में स्पॉट्स बने हुए हैं, ये जॉइंटिस है बच्चे को, तो फोटोथेरेपी करनी होगी, जो ब्लू लाइट थेरेपी होती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, जॉइंटिस तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, बहुत बच्चों को होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। पर इस बेबी का जब थेरेपी के बाद भी रिपोर्ट्स आती थी जो ब्लड टेस्ट में, उसमें आया कि जॉइंटिस तो कम हो रहा है लेकिन हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है, और डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि हीमोग्लोबिन कम होने के रीज़न क्या है। और शायद से मेरी गायनी ने उनको बता दिया होगा कि एंटी-डी के इंजेक्शन का, इस बारे में मुझे लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया था हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कि यही बात है। वो तो गुरुजी का शुक्राना है कि मुझे बीच में थोड़ा आइडिया हो गया था कि ऐसा केस जो ब्लड की ही प्रॉब्लम आती है कि अगर इंजेक्शन नहीं लगा हो तो बेबी को ब्लड नहीं आता, पहुंचता नहीं है बेबी तक, ब्लड पहुंचता नहीं बेबी पे, बन नहीं पाता बेबी के बॉडी में ब्लड, और या फिर हीमोग्लोबिन जो बनता भी है वो कम होने लगता है। मतलब होता क्या है संगत जी, मैं केस बताती हूँ। जब अगर ये इंजेक्शन नहीं लगता है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में मदर की बॉडी के ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली आफ्टर डिलीवरी ऑफ बी, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नॉट बी, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, पॉजिटिव के बाद एंटीबॉडी हो जाती हैं जो बाद में अगर कोई और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बेबी हो तो वो उसको किल करती हैं, उसके ब्लड को किल करती हैं, उसके रेड ब्लड सेल को किल करने लग जाती हैं। तो यही चीज़ निकल के आई। पर जैसा कि प्रेगनेंसी टाइम पर टेस्ट जो था वो ठीक था, नॉर्मल था, और डॉक्टर का कहना था कि या तो मैंने इंजेक्शन लगा दिया या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप का बेबी होगा। तो जब एक लाइट सा टेस्ट कर रहे थे तो आ रहा था कि ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप का बेबी है, बट डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप का बेबी है तो ये एंटीबॉडीज इसको किल क्यों कर रही हैं, हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा है। फिर सेकंड को बेबी हुई थी और 5 को मुझे तो छुट्टी मिल गई, बट बेबी को नहीं मिली थी क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा था। फिर डॉक्टर्स ने बोला कि इट इज़ रिस्क में आ जाएगा बेबी, इसलिए पहले उसको ब्लड चढ़ाना बहुत ज़रूरी है और सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, और साथ में मेरा ब्लड भी लिया जाता था जिससे कि टैली करके, बट मेरा नहीं चढ़ा सकते ना, मेरे से तो प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जनरेट हो चुकी थी। तो दूसरा ब्लड चढ़ाया बेबी को 6 को, इतनी छोटे से बच्चे को ब्लड चढ़ा, और गुरुजी ने हिम्मत दी हुई थी बहुत कि कैसे ये टाइम निकला ये गुरुजी ही जानते हैं, उन्होंने ही संभाला, वरना बहुत मुश्किल था। सोच के भी बड़ा लगता है कि कैसे वो टाइम निकल गया, क्योंकि जब डिलीवरी से पहले मैं सोचती थी, हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो मैं सोचती थी कि शायद स्टिचेस कटने होंगे ना, सिजेरियन डिलीवरी है, फर्स्ट भी एंड सेकेंड भी। तो अभी जब मेरी डॉटर हुई तब भी सिजेरियन ही था, तो मुझे लग रहा था कि स्टिचेस कट के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे, बट मुझे क्या पता था कि 5 को जब मेरे को छुट्टी मिली है, मैं सेम डे फिर उतरना चढ़ना होगा, नेक्स्ट डे फिर होगा, मतलब ऑलमोस्ट डेली चढ़ना उतरना, या फिर कभी ब्लड लेने आ गए वो डेली ब्लड देना, क्योंकि वो टैली करके सारी चीज़ें ब्लड चढ़ानी होती थी। गुरुजी ने सारी वो हिम्मत दी हुई थी, और बस एक विश्वास था गुरुजी पे जिससे ये टाइम निकला। विश्वास नहीं होता तो पता ही नहीं क्या होता, क्योंकि जो रिलेटिव्स में होते हैं ना कुछ, तो वहाँ तो मुझे तब भी ये कह दिया गया था कि तुमसे कुछ गलती हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम भगवान से क्षमा करो, पर मांगो, क्षमा मांगो। पर मुझे अंदर से इतना पता था कि गुरुजी ने ब्लेस किया और वो ही संभाल रहे हैं और वो ही संभालेंगे। 6 दिसंबर को ब्लड चढ़ने के बाद फिर एक बार ब्लड चढ़ा, क्योंकि स्टिल वो चढ़ता ब्लड एंटीबॉडीज जो हैं किल कर रही थी हीमोग्लोबिन को, रेड ब्लड सेल्स को। तो फिर से ब्लड चढ़ा और समझ नहीं आ रहा था कि है क्या चीज़, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने पर भी। फिर संगत जी धीरे धीरे कहीं दूसरा मैक्स हॉस्पिटल में, वहाँ से स्पेशलिस्ट को बुला के उनको भी केस डिस्कस किया गया, और वहाँ पर
एक डीप टेस्ट हुआ ब्लड ग्रुप का, और उसके बारे में हमें रिजल्ट नहीं डिस्कस किया गया था। फिर बेबी को 14 को डिस्चार्ज मिल गया था, घर पे आ गई थी, बट फिर भी उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा था। डेली संगत जी उसका ब्लड टेस्ट होता था, मॉर्निंग और इवनिंग, 2 बार उसका ब्लड डेली लिया जाता था न्यू बॉर्न बेबी का। और 3 बार विद इन अ मंथ 3 बार बेबी को ब्लड चढ़ाया गया। पता नहीं गुरुजी ने हिम्मत कैसे दी हुई थी। और जब 3rd टाइम ब्लड चढ़ा तो मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो ना हंसना और खुश रहना सीखो, पर अब तो मैं रोऊंगी, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाता, इससे ज़्यादा ब्लड चढ़ते हुए मैं बच्चे को नहीं देखना चाहती, अब आपने करना है जल्दी से ठीक। और जो तीसरा ब्लड चढ़ा था वो दूसरे डॉक्टर, हमारे जो बेटे के डॉक्टर हैं उनके वहाँ पे चढ़ा था, और उन्होंने कहा मैं इससे ज़्यादा मतलब ब्लड मत चढ़ाओ आप मुझे फाइल दिखाओ, और मैं जो सीनियर डॉक्टर हैं वहाँ जो मैक्स में, उनसे आपके अपॉइंटमेंट मैं बात करता हूँ, और आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप उनके पास एक बार विजिट करो। और संगत जी उस विजिट ने माइंड को इतना क्लियर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे हमें पता चला कि उस टेस्ट में पता चला है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं ना, उसमें एक डी होता है। ये डॉक्टर्स की लैंग्वेज ही होती है, डॉक्टर्स जानते हैं। उन्होंने हमें फिर भी एक्सप्लेन किया कि ये जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एक कैपिटल डी और स्मॉल डी के अकॉर्डिंग उसको मानते हैं, समझते हैं। तो जो आपके बेबी में जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, हमें लग रहा था नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, पर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और इसका डी स्मॉल है। इट मीन्स इसको हम ये बोल सकते हैं कि बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वीक है। मतलब अगर पॉजिटिव में स्ट्रांग होता ना तो वो एंटीबॉडीज किल कर सकती थी, वो कितनी जल्दी हार्म करती। अभी तो स्लो एंटीबॉडीज किल कर रही थी ना, जो हीमोग्लोबिन कम हो रहा था। अगर वो वीक नहीं होता, पॉजिटिव ही था, जो डीप में पता चला पॉजिटिव, और लाइट टेस्ट में लग रहा था ये नेगेटिव है, बट डीप टेस्ट करके पता चला कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वीक होने के वजह से स्टार्टिंग में एकदम से देख रहे हैं तो नेगेटिव शो हो रहा है, बट डीप टेस्ट करने पर वो पॉजिटिव वीक है। डॉक्टर्स के लिए संगत जी ये रेयर केस है, पर मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने ये चमत्कार करके दिखाया है, जो मुझे जस्ट आफ्टर नोइंग अबाउट द प्रेगनेंसी एक फील हुआ था ना कि गुरुजी ने कुछ स्पेशल ब्लेस किया है। तो ये वही था कि गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने पॉजिटिव वीक करा। अगर पॉजिटिव वीक नहीं होता तो डॉक्टर ने खुद मेरे हस्बैंड से कहा था कि पूरा बॉडी का ब्लड निकाल के नया चढ़ाना होता है, वो बहुत रिस्की होता है, और तब कुछ भी चांस हो जाते हैं, और ज़्यादा चांस होते हैं कि वो वॉर्म में भी बेबी डेवलप भी नहीं होता है, क्योंकि उसको ब्लड अंदर से ही कुछ भी कर सकता है। तो ये केस इतना अजीब लगा ना सुन के, बहुत लोगों को इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो जैसे मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था बेटा, उसके बाद ही डॉक्टर को लगा देना चाहिए था, बट वो इंजेक्शन उनसे रह गया। 72 आवर्स ये इंजेक्शन लगता है एंटी डी का, जो मुझे नहीं लगा, और उसकी वजह से बाद में ये सब चीज़ें हुई। और वहाँ मैक्स के डॉक्टर से भी मेरे से मतलब होता है ना, मदर तो सफ़र करती हैं तो बोल देती हैं। मैंने बोला कि अगर एक इंजेक्शन लग गया होता ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं बच्चे को फेस करनी होती, पर उन्होंने यही कहा कि उन्होंने ना ऐसे हाथ को करके कि नहीं आप ना शुक्राना ही करो। तो वहाँ डॉक्टर ने अपने आप से ऐसे कहा कि आप तो शुक्राना करो कि कोई बात नहीं, पता नहीं ये होता कुछ और होता, पर फिर भी जो भी होता है ना, चलो अब सब सही है, अब आपको दोबारा ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ से माइंड इतना क्लियर हो गया, और अब मेरा बेबी इतनी अच्छे से, इतनी हेल्दी, अच्छी, इतनी खुशियाँ देने वाली है। और जितना प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी मैंने सोचा था बेबी को लेकर, मेरे सारे जो एक विशेस होती हैं ना, सारी विशेस फुलफिल हुई हैं। जो भी मैंने चाहा, ऐसा हो, ये करना है, वो करना है, फोटोशूट हो, कुछ भी हो, ड्रेस हो, सब कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से सारी बातें मेरी पूरी हुई हैं। बहुत किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई है। गुरुजी ने इतने अच्छे से संभाला है, ये एक चमत्कार ही है, गुरुजी की कृपा है।
और संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने ब्लेस करने वाले हैं कि जब मैं सत्संग सुनती थी ना, जब डॉटर हुई नहीं थी, तो मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी ने बोला था कि बताया था कि उनकी डॉटर के माथे पे गुरुजी ने ओम दर्शन कराए। तो जब वो बर्थ हुआ था, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे भी ओम दर्शन कराना मेरी डॉटर के माथे पे, फोरहेड पे। और मैं ये बात भूल चुकी थी, क्योंकि जब वो इतनी प्रॉब्लम सफ़र की, और मैंने तो बस ऐसे ही गुरुजी से बोला था। हम भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी याद रखते हैं, और टाइम आने पर वो ज़रूर मन की सारी बातों को पूरा करते हैं। तो उस टाइम तो मैंने जितने भी विशेष गुरुजी से मन में कहा ना, वो सब सब विशेष गुरुजी ने पूरी करी हैं। तो मैं तो भूल भी गई थी, और जब लास्ट में थर्ड टाइम ब्लड चढ़ा और जब मैंने कह दिया था कि बस गुरुजी और नहीं, तो उसके थोड़े टाइम बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी डॉटर के फोरहेड पे ओम बना हुआ था, रेड कलर से दिख रहा था। मैंने पिक भी ली है, और बहुत तसल्ली रहती थी वो ओम देख के कि अब कुछ नहीं होगा, गुरुजी संभाल रहे हैं। और मैं भूल गई थी कि मैंने ऐसा भी कुछ गुरुजी से मांगा था, कहा था कि गुरुजी ओम दर्शन कराना बेटी के फोरहेड पे। और प्रेगनेंसी टाइम पे मैंने ये भी बोला था कि डॉटर ही अगर होगी मेरी, तो मेरे को पता है कि गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। तो जब डॉटर होगी तो मैं ओटी में ज़रूर, जैसे डॉक्टर बताएंगे डॉटर है, मैं ज़रूर कहूँगी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और मैंने ऐसे किया भी डॉटर होने पर। और जब ओम दर्शन मैंने दिसंबर एंड में देखे, और जनवरी फर्स्ट वीक में फिर से एक बार एक थोड़ा सा झटका था हेल्थ रिलेटेड, जिसमें कि मुझे फीवर हुआ था, और लगा कोरोना। डॉक्टर ने कहा अगर टेस्ट करोगे कोरोना ही आएगा। उस टाइम पे सबका कोरोना ही टेस्ट पॉजिटिव ही चल रहा था, जनवरी 22 में, 2022 में। तो अगर डॉक्टर का भी कोरोना ही आएगा, तो वो बहुत डर वाली चीज़ थी कि ऑलरेडी इतना सब कुछ, और फिर ये तो सुबह सुबह 4 बजे जब हम लोगों ने फीवर चेक करना था ना, तो वो वाला ओम जो था ना, मेरी डॉटर के फोरहेड पे इतना क्लियर रेड दिख रहा था, जैसे पेन से लिख दिया हो। तो एकदम तसल्ली हो गई कि अब कुछ नहीं होगा। और फिर विदिन 2 days एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करना। ऐसे छोटे छोटे सत्संग और भी हैं जो रह गए शायद, और गुरुजी ऐसी और सत्संग ब्लेस करते रहें, हम सुनाते रहें, सारी संगत सुने सुनाए, सबके बेड़ा पार रहे। जय गुरुजी। कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग विद ऑल ऑफ अस। पता नहीं गुरुजी ने ये सत्संग किस संगत के लिए शेयर करवाया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर जो भी इश्यूज़ आए, और फिर बाद में आपकी बेबी हुई, और फिर उसके डिलीवरी, और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस आई। नाउ शी इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो बहुत बहुत ही अच्छा आपने अपना जो भी जर्नी रही है वो शेयर करी हम सब से। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें तो पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अगर हम आज की बीमारी को या आज के किसी रुकावट को देखते हैं, हमें लगता है ऐसा है कि ये रुकावट इतनी बड़ी आ गई काम में, ये नहीं आनी चाहिए थी, अगर ये ना आती तो सब चीज़ें स्मूथली हो जाती। बट ऑनेस्टली ऐसा होता नहीं है। हमें तो अपने एंड से नहीं दिख रहा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी आने वाली हो, गुरुजी ने उसे कम किया हो। अगर गुरुजी बोलते हैं कि 90% मैं तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई प्रॉब्लम तो आएगी लाइफ में, और वो आके थोड़ी सी इम्पैक्ट करेगी और फिर चली जाएगी। इसका मतलब यही हुआ 10% का मतलब। जैसे आपका इंजेक्शन वाला केस जो हुआ, जो नहीं लगा डॉटर को आपकी अनफॉर्चुनेटली, बट मे बी गुरुजी हैज़ सम अदर प्लान्स फॉर हर। आपके लिए, सबके लिए कुछ अलग ही प्लान होगा गुरुजी का, इसमें भी कोई अच्छी बात ही होगी। सो वी शुड ऑलवेज सी पॉजिटिव साइड, क्योंकि अगर गुरुजी ने कुछ किया है, अगर आप एक बार ये मन बना लें कि जो भी हो रहा है वो गुरु की मर्ज़ी से हो रहा है, देन यू विल नेवर फील कि कुछ गलत हुआ मेरे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। पॉजिटिव रहिए,
हमेशा ग्लास को हमेशा आधा भरा हुआ देखिए। जैसे आंटी ने बाद में रियलाइज़ करा, उनको डॉक्टर ने बोला कि आप शुक्राना ही कीजिए, विच वॉज एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर ने उनको बोला, बहुत अच्छी सलाह उन्होंने दी कि देखो अब तो सब ठीक है, अब आप शुक्राना कीजिए। बहुत ही प्यारी सलाह दी। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपको शिवरात्रि की तैयारी करनी है। महाशिवरात्रि सबसे बड़ा दिन है गुरुजी का, साल में एक ही बार आता है। शिवरात्रि तो साल में 12 होती हैं, हर महीने होती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक दिन होती है, 18 फरवरी को, सैटरडे 18 फरवरी 2023, यानी कि एक महीना बचा है आपके पास। तैयारी करिए, हो सके पहले कोशिश करिए बड़े मंदिर आने की, नहीं होता तो फिर हम और आगे बात करेंगे। बट ये दिन, दिस डे इज़, आप समझिए कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ जो भी आपके मन की इच्छा होगी वो महाशिवरात्रि पर गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। मतलब संगत को जो भी ब्लेसिंग्स चाहिए, संगत विल गेट ऑन दैट डे 100%। ये बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही पावरफुल डे है। और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अगर रात को जागेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो अनबिलीवेबल, यू विल गेट द फीलिंग ऑफ, बहुत ही ज़्यादा आप हाइट्स पे जाएंगे स्पिरिचुअली इफ़ यू वेक अप होल नाइट ऑन दैट डे, पर्टिकुलरली ऑन शिवरात्रि डे। आगे स्टोरी रखता हूँ। आज की स्टोरी नहीं है, थोड़ा सा महाशिवरात्रि के बारे में हम जानेंगे। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनके लिए दे विल गेट द इंफॉर्मेशन। आइए, महाशिवरात्रि क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, द ग्रेट नाइट ऑफ शिव, भारत के आध्यात्मिक कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। प्रत्येक चंद्र मास का 14वां दिन, अमावस्या से एक दिन पहले का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि, जो फरवरी मार्च में होती है, सबसे अधिक आध्यात्मिक महत्व रखती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य में ऊर्जा का स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाह होता है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति व्यक्ति को आध्यात्मिक शिखर की ओर धकेल देती है। इसका उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हमने एक निश्चित त्योहार की स्थापना की जो रात भर चलता है। ऊर्जा के इस प्राकृतिक उछाल को अपना रास्ता खोजने की अनुमति देने के लिए रात भर चलने वाले इस उत्सव के मूल सिद्धांतों में एक यह सुनिश्चित करना है कि आप रात भर अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए जागते रहें। महाशिवरात्रि का महत्व। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और दुनिया में महत्वाकांक्षी लोगों के लिए भी। पारिवारिक परिस्थितियों में रहने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं वाले उस दिन को उस दिन के रूप में देखते हैं जिस दिन शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। लेकिन तपस्वियों के लिए, योगियों के लिए यह वह दिन है जब वह कैलाश पर्वत के साथ एक हो गए। वह एक पहाड़ की तरह हो गए, बिल्कुल शांत। योगिक परंपरा में शिव को भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता बल्कि आदि गुरु के रूप में माना जाता है। पहले गुरु जिनसे योग का विज्ञान उत्पन्न हुआ। कई सहस्त्रार ध्यान में रहने के बाद एक दिन वह बिल्कुल स्थिर हो गए। वह दिन महाशिवरात्रि का है। उनके भीतर सारी हलचल बंद हो गई और वह पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को शांति की रात के रूप में देखते हैं। आपको आंटी का सत्संग और आज की स्टोरी नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। जनरली जो आपने स्टोरी वो सुनी होगी शिवरात्रि में, जो आपने एक शिकारी की स्टोरी है वो तो आप सभी ने सुनी होगी। शिकारी रात को पेड़ पर बैठा था और उसके शिकार की तलाश में पेड़ से पत्ते गिरते गए, अपने आप गिरते गए और वो पूरी रात जागा रहा। अगले दिन भगवान ने दर्शन दिए, उसका शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया।
दिस इज़ अ कॉमन स्टोरी ऑफ शिवरात्रि, बट ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, थोड़ी डीप इन्फॉर्मेशन है संगत के साथ, मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह मैं आपके सामने फिर आऊँगा एक नई स्टोरी नए सत्संग के साथ। देखते रहिए, खुश रहिए, तैयारी कीजिए महाशिवरात्रि की। इट्स अ वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल गुरु संगत। बहुत बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन है साल का महाशिवरात्रि। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जय गुरु जी। थैंक यू।